Hello students, welcoming you all again to MKJC, and in today's lecture we are going to start with a new topic, that is mutations. Very interesting, very easy and very important topic of this chapter, that is mutations. अब mutations जब हम लोग start करते हैं बेटा, होती क्या है mutations? Basically mutations are sudden changes in the actual genotype. और चलो इसको समझने के लिए एक काम करते, पहले तो इसकी एक डेफिनेशन लिख देती हूँ. म्यूटेशंस होती क्या है बेटा? दीज आर सडन इनहेरिटेबल रैंडम एंड डिसकॉन्टिन्यूअस चेंजेस इन दी जीनोटाइप. जो किसी ऑर्गेनिज्म का बेटा जो जीनोटाइप है ना, उसमें एकदम से कुछ सडन इनहेरिटेबली, लेकिन वो जो डिसकॉन्टिन्यूअस चेंजेस हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस बोलते हैं. क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. मैंने आपको क्या समझाया था जब हम बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स डील करती है दो चीज़ों के साथ, हेरिडिटी एंड वेरिएशन. वेरिएशन मैंने क्या बताया था आपको कि हम हमारे पेरेंट्स की कैरेक्टर हम लोगों में आ रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं. वो कैरेक्टर हम लोगों में आ गए तो हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई दे रहे हैं. लेकिन क्या हम डिटो अपने पेरेंट्स जैसे हैं? वी आर अ बिट डिसिमिलर फ्रॉम देम ना. हम अपने सिबलिंग से भी, भाई बहन से भी हम थोड़ा डिसिमिलर हैं. हम अपने पेरेंट्स से भी थोड़ा सा उनसे मेल खा रहे हैं, पर एग्जैक्टली डिटो उनके क्लोन तो नहीं है ना, बिल्कुल तो उन जैसे नहीं है ना. तो हम में कुछ क्या है उनसे? हम उनसे वेरीड हैं, हम में कुछ वेरिएशंस हैं. तो ये जो चेंजेस जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, मतलब अपनी पिछली जो जनरेशन थी उससे हम थोड़ा सा जहाँ पे डिफ़र करते हैं, जो हम में उनसे अलग कैरेक्टर हैं या जहाँ पे हम उनसे डिसिमिलर हैं, उनको हम उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द डिग्री ऑफ वेरिएशन, मतलब दैट द डिग्री ऑफ डिफरेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशंस. तो बेटा ये जो वेरिएशंस है ना, ये वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं? वेरिएशंस के दो रीजंस हैं. वेरिएशन क्या है? जो वेरिएशंस है ना बेटा, इनके दो रीज़न है कि ये जो डिसिमिलैरिटी है, हमारे ही पेरेंट्स के कैरेक्टर हम में आए हैं ट्रांसमिट होके, तो हम उन जैसे हैं, लेकिन हम बिल्कुल उन जैसे नहीं है, डिट्टो नहीं बने. हम में कुछ वेरिएशंस है, हम उनसे थोड़ा सा डिफ़र करते हैं. तो डिग्री ऑफ डिफरेंस, एक तरह से हम उनसे कितना अलग है, उसको हम बोलते हैं वेरिएशन. तो इन वेरिएशन की ना दो रीज़न है जो अभी तक हमने पढ़े हैं. एक रीज़न तो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज़ रिकॉम्बिनेशन. एक तो हम थोड़ा सा अलग आते हैं किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन किसका रिजल्ट था? रिकॉम्बिनेशन किस वजह से हो रही थी? क्रॉसिंग ओवर की वजह से. तो मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, उसकी वजह से नए कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो हमारे पेरेंट्स में नहीं थे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन हम में बन रहे हैं. मे बी जो हम में है हमारी आने वाली प्रोजेनी के अंदर ना हो. तो एक रीज़न जो डिफरेंसेस का है, इस वेरिएशन का है, एक रीज़न तो है बेटा रिकॉम्बिनेशन. और दूसरा रीज़न जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डेविएट हैं, कैरेक्टर्स में थोड़ी डेविएशन है, वो सेकेंड रीज़न क्या है बेटा? सेकेंड रीज़न आर दी म्यूटेशंस. अब ये म्यूटेशंस क्या है? रिकॉम्बिनेशन तो हमें पता चल गया क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है. दो क्रोमोसोम थे, उनकी आर्म में क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया, जीन इधर से उधर हो गए, कुछ नए कॉम्बिनेशंस बन गए, और वो नए कॉम्बिनेशन, जो नए रिकॉम्बिनेशंस हैं, वो क्या करते हैं? अल्टीमेटली हमें अपने पेरेंट्स से, एक तरह से हम कहेंगे ना, उनसे अलग कुछ नए रिकॉम्बिनेशन हम लोगों में बन गए, जिसकी वजह से हम एग्जैक्टली उन जैसे नहीं हैं, थोड़े से अलग हैं. म्यूटेशंस क्या होती हैं? म्यूटेशन क्या होती हैं बेटा? जीनोटाइप के अंदर से अपने आप सडन, एब्रप्ट, रैंडमली कोई भी इनहेरिटेबल चेंज अगर हमारे जीनोटाइप के अंदर आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन. म्यूटेशन भी क्या करती हैं? वेरिएशन. म्यूटेशन ऑल्सो लीड्स टू दी वेरिएशंस. और वेरिएशन क्या करती है? एक तरह से सारा का सारा काम किसके लिए हो रहा है? एवोल्यूशन. और म्यूटेशन तो मैंने वैसे भी आपको बता दी थी पहले भी कि कोई भी, जैसे अब ये डोमिनेंट रेसेसिवनेस का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, वहाँ पे भी समझाया था ना, एलील्स जो एक्चुअल में फर्स्ट टाइम कभी बनी थी, जैसे आई कलर सबसे पहले किसी इंडिविजुअल में जब आया होगा,
एग्जाम्पल यही लिया था मैंने, इसलिए उसी को रिकॉल करो। आप किसी भी कैरेक्टर को ले लो, हर एक चीज़ की सबसे पहले एक ही एलील आई थी कि अच्छा आई के अंदर कलर आ गया, किस वजह से आया भाई, इसका एक कैरेक्टर बन गया, एक जीन है, उसकी वजह से देखो आईज में कलर आना शुरू हो गया, पहली बार आई में कलर आया, तो उसकी वो जो एलील थी दैट वाज द डोमिनेंट और वाइल्ड टाइप एलील। फिर टाइम के साथ मैंने कहा था ना, बीत रहा है टाइम, बीत रहा है, सारी पॉपुलेशन सारी सेम ही आई कलर की है, लेकिन हज़ार लोगों की, सपोज करो 1000, 10,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पीपल में से किसी एक की एकदम से ब्लैक की बजाय ब्लू, ग्रीन या ब्राउन किसी अलग कलर की आई आ गई है, ये कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है? अब जो जीनोम हमारा सैकड़ों हज़ारों सालों से चला हुआ आ रहा था, उसमें जीनोम में कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ हुई है, कुछ चेंजेस आए हैं, और वो चेंज आने से क्या बन गया? पहले सिर्फ एक ही आई का कलर था सभी लोगों में, दैट इज़ ब्लैक। अब बहुत सारे लोगों में से कुछ 1-2% लोगों के पास एक अलग आई कलर भी आ रहा था। इसका मतलब क्या है? आई कलर को कंट्रोल करने वाला वो जो जीन था दैट हैज़ बीन म्यूटेटेड ओवर टाइम, उसमें म्यूटेशंस आ गई। म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन रैंडम इनहेरिटेबल, मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया, इकट्ठा लिख लेना, सडन रैंडम इनहेरिटेबल डिसकॉन्टिन्यूअस चेंजेस इन दी जीनोटाइप। जीनोटाइप में किसी भी तरह का चेंज आने को हम बोलते हैं बेटा म्यूटेशंस। और म्यूटेशन की वजह से कैंसर भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को लेके मैं बात नहीं करूँगी। तो समझ में आ गया म्यूटेशन में हमें क्या पढ़नी है? चेंजेस इन दी जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप या जीनोम के अंदर चेंजेस किस वजह से आते हैं? हमारा जीनोम किस वजह से बना, किस चीज़ से बना हुआ है? हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है? डीएनए है। तो डीएनए के अंदर अल्टीमेटली क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम। डीएनए कंडेंस होकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के छोटे छोटे सेगमेंट्स को, क्रोमोसोम के ऊपर जो छोटे छोटे डीएनए के सेगमेंट हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन्स। तो इन क्रोमोसोम के नंबर में अगर गड़बड़ी आ जाए, या इन क्रोमोसोम के शेप, साइज या स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई चेंज या गड़बड़ी हो जाए, या ये जो जीन है, जीन क्या होते हैं बेसिकली? डीएनए के सेगमेंट। डीएनए का सेगमेंट, डीएनए किस चीज़ का बना होता है? 3 चीज़ों का, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो इन नाइट्रोजन बेस के या इन न्यूक्लियोटाइड के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज आ जाए, तब भी इस तरह के सारे चेंजेस क्या करते हैं? हमारे जीनोटाइप को या जीनोम को ऑल्टर कर देते हैं। तो जब जीनोम में ऑल्टरेशन आ गई, चेंजेस आ गए, तो हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन हो गई। गॉट इट? तो हमें क्या करना है बेटा? म्यूटेशन, जो ये टर्म म्यूटेशन है, सबसे पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो टर्म म्यूटेशन was coined by, किसने कॉइन की थी ये टर्म? द नेम ऑफ द फेलो इज अ वेल नोन फेलो, जिसका है ना 2-3 लेक्चर से इन्हीं का डंका बजा हुआ, टी.एच. मॉर्गन साहब का। तो टी.एच. मॉर्गन कॉइंड द टर्म क्या? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अंदर बेटा अब हम क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंट चेंजेस है। अच्छा, अब एक चीज़ और, म्यूटेशन होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? थोड़ा बहुत तो समझ में आया ना कि हमारा जीनोम ओवर द टाइम हमेशा हमारा जीनोम एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद, अब ये नहीं है कि हमारी लाइफ टाइम में, हाँ वैसे तो लाइफ टाइम में भी कुछ भी चेंजेस हमारे जीनोम में आ सकते हैं, है ना। इतनी सारी रेडिएशंस में हम लोग रह रहे हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब है, हमारा लाइफस्टाइल हम लोगों ने बिगाड़ लिया है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, किसी भी चीज़ की वजह से म्यूटेशन हम में भी लाइफ टाइम में आ सकती है। मतलब अगर हमारे जीनोम में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या वो चेंजेस अच्छे हैं या बुरे हैं? क्या सोच सकते हो आप? अच्छी है ये म्यूटेशंस या बुरी हैं? बेटा म्यूटेशंस ना दोनों टाइप की होती हैं, कुछ फ़ायदेमंद भी होती हैं और कुछ नुकसानदायक भी होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम म्यूटेशंस पढ़ेंगे, और म्यूटेशन से रिलेटेड हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ एबरेशंस आ जाती हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब म्यूटेशंस क्या है? जैसे अब म्यूटेशन होना, वैसे तो बहुत रैपिडली म्यूटेशन होना बहुत एक अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, हमने इसको जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों लिया हुआ है? कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने पढ़ाया था आरएनए भी होता है, उसके अलावा हमारे जीनोम का पार्ट प्रोटीन्स भी होते हैं। तो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन में से हमने डीएनए को ही अपना जेनेटिक मटेरियल क्यों चुना हुआ? इट इज़ द आइडियल जेनेटिक मटेरियल। अभी जो इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे पहली हमें लड़ाई यही लड़नी है, जस्टिफाई करना है कि डीएनए इज़ द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल। वो क्यों है? उसका एक रीज़न अभी सुन लो, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है, जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन रेट है दैट इज़ वेरी स्लो। डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस होती हैं ना बेटा, बहुत धीमी होती है, बहुत धीमी, बहुत कम।
फास्ट हो जाए तो मैम क्या प्रॉब्लम है? वो देखो, वो प्रॉब्लम किसके साथ है? आरएनए के साथ। वाई आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि एक तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबिलिटी का एक रीज़न बताऊँ क्या है? फास्ट म्यूटेशंस। ये अनस्टेबल है इसलिए बड़ी जल्दी 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 क्या होता रहता है? म्यूटेट होता रहता है, फास्ट म्यूटेशंस। तो कोई भी चीज़ इतनी जल्दी जल्दी म्यूटेट हो रही है तो वो क्या है? वो आइडियल थिंग है? कोई बार 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 कोई इंसान अपनी एक स्टेटमेंट पे अगर नहीं खरा उतर रहा, हम तो इंसान को भी इसी कसौटी पे कहते हैं, बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, हम कहते हैं अरे छोड़ो ना, इसकी तो जुबान ही नहीं है, कहीं कुछ पलटी खा जाता है, कहीं कुछ बिना पैंदे का लोटा, ये बोलते हैं ना हम लोग, रिलाई नहीं करते। सेम आरएनए, आरएनए इतनी जल्दी 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 चेंज होता है, म्यूटेट होता है कि इसको हम जेनेटिक मटेरियल आइडियल मान ही नहीं सकते। डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी है, उसमें म्यूटेशन तो होती हैं, होंगी भी, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर है ये, तो वो म्यूटेशंस लेकिन बहुत स्लो स्लो होती हैं, तो इसीलिए ये कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमने इसको जेनेटिक मटेरियल माना है। अब आरएनए में फास्ट म्यूटेशन कहाँ होती है मैम? कैसे होती है? कोई एग्जांपल दो, दूँ एक डेली लाइफ से एग्जांपल। अभी हम सब लोगों ने किस चीज़ को अभी झेल के हटे हैं पिछले सालों में? कोविड-19 लड़े थे ना हम लोग इस वायरस से, कितनी फाइट, क्या लाइफ हेल हो चुकी थी हमारी। और आपने इस कोविड-19 में सुना था ना, ये जी अब डेल्टा स्ट्रेन आ गया, बीटा स्ट्रेन आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ये आ गया, वो आ गया। ये जो स्ट्रेन थे ये क्या हो रहा था? जो एक्चुअल में कोविड-19 वायरस आया था ना, वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या कर रहा था? अपना रूप बदल रहा था। तो वो रूप बदलना क्या था? वो आरएनए अपने आप को चेंज कर रहा था बाय द टाइम, बार बार अपने अंदर चेंजेस कर रहा था। तो आरएनए में चेंजेस मतलब जेनेटिक, मतलब जो आरएनए है वो भी क्या है? एक तरह का जीनोटाइप ही है, मतलब जीनोम ही है। आरएनए मतलब वायरस, उस जो वो वायरस था कोरोना वायरस, उसका एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। तो इस जेनेटिक मटेरियल में क्या हो रहा था? थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंजेस हो रहे थे। चेंजेस का मतलब इसमें क्या हो रही थी? म्यूटेशंस हो रही थी। तो ये क्या कर रहा था? बार बार म्यूटेट कर रहा था, और म्यूटेट करके जो अलग 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 टाइप का बन रहा था उनको हम बोल रहे थे स्ट्रेन्स, कि इसमें म्यूटेशन हो रही है। ये लो जी म्यूटेशन हो गई, अब ये कोरोना नहीं रहा, कोरोना से ये बन गया अल्फा वेरिएंट, फिर वो बन गया बीटा, फिर वो बन गया डेल्टा, फिर वो बन गया ओमिक्रॉन। आई डोंट नो दिस एग्जैक्ट सीक्वेंस, मैं आपको जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ। तो इस तरह से अलग अलग स्ट्रेन उसके आते चले रहे, क्योंकि ये अपने अंदर क्या कर रहा था? रैपिड चेंजेस। तो इतना रैपिडली ये अपने आप को चेंज करता रहता है, और ये चेंजेस इन दी आरएनए, उसी को तो हम बोल रहे हैं म्यूटेशन इन आरएनए। समझ में आ गई? म्यूटेशन का कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक बेसिस आपके माइंड के अंदर आ गया होगा कि म्यूटेशंस हैं क्या। ओके, अभी एंड तक जाते जाते आपको समझ आ जाएगा कि म्यूटेशन पहले आप पढ़ लीजिए, और ये म्यूटेशन क्यों होती हैं, और म्यूटेशन का बेसिक रीज़न और क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशंस। म्यूटेशन बेटा हमारे पास होती है बेसिकली 3 टाइप्स की। तो टाइप ऑफ म्यूटेशन है हमारे पास 3 टाइप की। एक होती हैं बेटा हमारे पास जीनोमैटिक म्यूटेशंस, एक होती हैं जीनोमैटिक म्यूटेशंस, एक होती हैं बेटा हमारे पास क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, और एक होती हैं हमारे पास जेनिक म्यूटेशंस। तो ये 3 टाइप की म्यूटेशंस हमें पढ़नी है। अब जीनोमैटिक म्यूटेशंस क्या हैं? जीनोमैटिक म्यूटेशन का बेटा एक और दूसरा नेम है, इनको हम और क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज दी न्यूमेरिकल म्यूटेशंस। कैसे होती हैं ये म्यूटेशन? क्या चेंजेस हुए जीनोम में या जीनोटाइप के अंदर? क्या चेंजेस हुए? कुछ न्यूमेरिकल चेंजेस हुए। न्यूमेरिकल चेंजेस का मतलब क्या है? क्रोमोसोम का नंबर या तो कम हो गया या ज़्यादा हो गया। समझ रहे हो ना? क्रोमोसोम का नंबर या कम हो गया या ज़्यादा हो गया, या हमारे जीनोम का पूरा सेट ही, सपोज डिप्लॉइड थे, ट्रिप्लॉइड हो गए, हेक्साप्लॉइड हो गए, टेट्राप्लॉइड हो गए, पूरा का पूरा सेट ही चेंज हो गया। मतलब न्यूमेरिकल चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सबसे सिंपल चीज़ लिख लीजिए, कैसे होगी जीनोमैटिक म्यूटेशन, किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस in the number of chromosomes।
मतलब या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ऐसा कैसे होता है मैम? अभी करूँगी एक्सप्लेन, ठंड रखो थोड़ी सी। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिनको हम क्रोमोसोमल एबरेशंस भी बोल देते हैं। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में क्या हो रहा है बेटा, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो टारगेट हो रहा है यहाँ पे। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो स्ट्रक्चर चेंज आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ड्यू टू चेंजेस इन दी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर के साथ खिलवाड़ हो रहा था, यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर के साथ हो रहा है। कैसे? सपोज करो किसी क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे सपोज करो जीन ए प्रेजेंट है, जीन बी प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन सी, यहाँ पे जीन डी, यहाँ पे जीन ई। इस क्रोमोसोम की आर्म या तो यहाँ से ऐसे टूट गई तो क्या जीनोम में कुछ चेंज हुआ? बिल्कुल होगा बेटा। इस आर्म के कोरेस्पॉन्डिंग जो जीन्स थे वो जीन मिसिंग हो जाएंगे। या इसके अंदर यही कॉम्प्लीमेंट इतना डबल होके इसके ऊपर लग जाए, अब ये क्या करेगा, कैरेक्टर्स जीन डबल हो गए यहाँ पे। या कुछ ऐसा हो जाए ये यहाँ से पार्ट टूट जाए, किसी और के साथ लग जाए, या किसी और का पार्ट ये एक्सचेंज करके ले ले। तो एडिशन ऑफ डिलीशन ऑफ दी क्रोमोसोम, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम के पार्ट का, क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का क्या होगा, एडिशन होगा या डिलीशन होगा या ट्रांसवर्जन होगा, एक्सचेंज हो जाएगा मतलब आपस में। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है, अल्टीमेटली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर किसी भी तरह के चेंजेस आ रहे हैं बेटा, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस। पढ़ेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे एडिशंस, इसमें हम पढ़ेंगे डिलीशन, इसमें हम पढ़ेंगे इन्वर्जन, है ना, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, है ना। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हुई इस टॉपिक के बारे में, लेकिन टच सब कुछ कर दिया, एक एक दो वर्ड्स में सब चीज़ों की बात कर ली, तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तीसरी बेटा हमारे पास आ जाती हैं जेनिक म्यूटेशंस, मतलब म्यूटेशन इन दी जीन। जीन क्या होता है, तो चेंज यहाँ पे किस चीज़ में आ रहा है, चेंज ड्यू टू चेंज इन दी जीन, ड्यू टू चेंज इन दी टाइप ऑफ जीन। अब जीन कैसे चेंज हो जाता है मैम, देखो बेटा जीन एक्चुअल में होता क्या है, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या है जीन एक्चुअल में, इट इज डीएनए। डीएनए किस चीज का बना हुआ, जल्दी जल्दी से बताओ, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होती है मैम, हमें नहीं पता न्यूक्लियोटाइड, चलो बता देते हैं बेटा। न्यूक्लियोटाइड में होता है एक नाइट्रोजन बेस, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और क्या होती है इसमें, पेंटोज शुगर। ये तीन चीज़ें मिला के बेटा क्या बनाती हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब जीन किधर से आ गया बेटा, अब ये जो नाइट्रोजन बेस वाला पार्ट है ना बेटा, नाइट्रोजन बेस सबको पता है दो टाइप के होते हैं डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस, एक तो होते हैं प्यूरिन्स, दूसरे टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं बेटा पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन या गुआनोसिन। और पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, पिरिमिडिन होते हैं बेटा थायमिन। यहाँ पे हम यूरेसिल की बात नहीं करेंगे क्योंकि यूरेसिल तो मिलता ही नहीं है, डीएनए की बात हो रही है ना, यूरेसिल आती है आरएनए के अंदर और दूसरी आती है बेटा यहाँ पे साइटोसिन। तो ये क्या है, दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो ये जो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन है ना बेटा, या तो ये ऐड हो जाएंगी, कोई एक नाइट्रोजन बेस ऐड हो गया, या डिलीट हो जाएगा। अब ऐड या डिलीट होने से क्या है, पूरा का पूरा जीन का जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा जीन का सेगमेंट ही चेंज हो जाएगा। या तो कोई ऐड हो गया या डिलीट हो गया, या कोई प्यूरिन की जगह पिरिमिडिन आ गया, पिरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ गया, या कहीं पे प्यूरिन थी, ये वाली प्यूरिन लगी हुई है, इसकी जगह हट के गलती से ये लग गई। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अल्टीमेटली लीड टू दी चेंजेस इन आर जीनोम। तो पर यहाँ पे इन चेंजेस से क्या होगा, जीन डिस्टर्ब होगा। तो जहाँ पे जीन में किसी भी तरह की ऑल्टरेशन हो तो वो क्या हो जाती हैं, जेनिक म्यूटेशंस।
तो ये 3 म्यूटेशंस हैं, इनको वन बाय वन वी विल टेक अप इन डिटेल। तो आज का जो टारगेट रहेगा बेटा दैट इज आर जीनोमैटिक म्यूटेशंस। लेट्स स्टार्ट विद द जीनोमैटिक और न्यूमेरिकल म्यूटेशंस फर्स्ट। अभी अभी लिख के हटी हूँ बिल्कुल फ्रेशली। किस वजह से होती हैं? ड्यू टू चेंजेस इन, कैसे चेंजेस? ड्यू टू न्यूमेरिकल चेंजेस, ड्यू टू occurs due to numerical changes in the number of chromosomes। और ये जो जीनोमैटिक म्यूटेशंस हैं, अब ये चेंजेस जो हैं इनकी वजह से हो रही है ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। अब ये चेंजेस जो हैं किस तरह के हो सकते हैं? इन चेंजेस के बेस पे क्या हो सकता है? या तो नंबर बढ़ेगा या नंबर घटेगा। क्या होगा? या नंबर बढ़ेगा या घटेगा क्रोमोसोम का। बढ़ने को हम बोलते हैं बेटा हाइपरप्लॉइडी और घटने को हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इन म्यूटेशंस को हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। एक टाइप की होती है बेटा एन्यूप्लॉइडी, एक टाइप की जीनोमैटिक म्यूटेशन होती है एन्यूप्लॉइडी, और दूसरी टाइप की होती है बेटा यूप्लॉइडी। कैसे लिखा मैंने? ये म्यूटेशंस कैसी हैं? व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी एंड व्हाट इज यूप्लॉइडी? एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा बेटा, एक एक करके क्रोमोसोम या तो ऐड होगा या डिलीट होगा, मतलब वन और मोर क्रोमोसोम या तो ऐड होंगे या डिलीट होंगे, रिमूव होंगे वहां से। यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा सेट या तो ऐड होगा या डिलीट होगा। देखो डिफरेंस अभी समझाती हूँ, पहले लिख लो ताकि आपको इजी हो जाए। एन्यूप्लॉइडी में क्या होगा, वन और मोर क्रोमोसोम either be added or deleted। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम या तो ऐड होगा, अगर ऐड हो रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर विल इंक्रीज। अगर डिलीट हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल डिक्रीज। अगर कभी भी क्रोमोसोम नंबर बेटा इंक्रीज होता है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। क्योंकि हाइपर का मीनिंग क्या होता है, हाइपर का मीनिंग जान लो, हाइपर का मीनिंग होता है ज्यादा, जैसे कहते हैं ना हाइपर सैलाइन सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये हम ओस्मोसिस में भी पढ़ के आए हैं। और अगर नंबर क्रोमोसोम का टोटल जीनोम के अंदर डिक्रीज हो रहा है तो इसके लिए हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं बेटा हाइपोप्लॉइडी। कि जो प्लॉइडी है जीनोम की, जो प्लॉइडियम कहते हैं ना, हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, जैसे हम कहते हैं VR2n = 46, हमें 46 क्रोमोसोम है, तो हमारी प्लॉइडी में चेंज आ रहा है, मतलब 46 से अगर एक या दो क्रोमोसोम कम हो गए, 45 या 44 हो गए, तो हम क्या कहेंगे, हमारी प्लॉइडी हाइपो हो गई। हाइपो मीन्स कम हो गई, डिक्रीज हो गया हमें क्रोमोसोम नंबर, तो हमें क्या हो गई, हाइपोप्लॉइडी। अगर नंबर बढ़ जाए 46 से 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, तो हम क्या कहेंगे, हमारे जीनोम में हाइपरप्लॉइडी होगी। तो यहाँ पे एक या दो या तीन क्रोमोसोम या तो ऐड होंगे या डिलीट होंगे, इसको तो हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। लेकिन बेटा गजब हो रहा है इधर यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या हो रहा है, एक दो तीन क्रोमोसोम की बात नहीं हो रही, पूरा का पूरा सेट। सेट का मतलब जैसे अब हम लोग हैं वी आर डिप्लॉइड। हम डिप्लॉइड अपने आप को कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 44 + XX या 44 + YY, है ना, ऐसे ही लिखते हो ना, ये हमारा लिखने का तरीका है। 44 में ये 44 क्या है, दीज आर ऑटोसोम्स। तो हमारे पास कितनी कॉपी है ऑटोसोम्स की, ये कॉपी है, मतलब ऑटोसोम 22 को हम क्या लिखते हैं A, 44 को हम क्या लिखेंगे 2A, क्योंकि हमारे पास हर एक क्रोमोसोम का, मैं आपको बार बार बताती हूँ, हर एक क्रोमोसोम के मतलब एक जैसे हमारे पास हर पेयर के अंदर दो दो क्रोमोसोम है। सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसकी भी कॉपी प्रेजेंट है, 2 है तो उसकी भी कॉपी प्रेजेंट है, तभी तो हम 2n है, हमारे पास हर एक टाइप के दो दो क्रोमोसोम है और वो दो दो क्रोमोसोम मिलके एक पेयर बनाते हैं। तो ऐसे पेयर हमारे पास कितने हैं 23, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हुए 46। अब उन 46 में से लास्ट वाला पेयर तो XX या XY क्या है, हम अभी रिसेंटली पढ़ के हटे हैं, वो है सेक्स क्रोमोसोम। हम बात करें सपोज करो ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम में इतनी जल्दी चेंजेस आ भी जाते हैं पर अभी पूरा का पूरा सेट में नहीं इसको हम लेंगे। पूरा का पूरा सेट कब चेंज हो रहा है, आप सपोज करो ये ऑटोसोम है, अगर ऑटोसोम अगर हम एक एक क्रोमोसोम की बात करते हैं हर पेयर में से तो उसको हम लिखते सिंगल A से। यहाँ पे क्या है, हर एक टाइप के दो दो क्रोमोसोम है, मतलब मैं सिर्फ ऑटोसोम की बात कर रही हूँ। AA का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 22 पेयर,
अब इसके अंदर एक और पूरा सेट 22 का आके ऐड हो गया, ये लो, ये ए का मतलब क्या है, 22 पेयर है ना, मतलब 44 क्रोमोसोम कैसे हैं, दिस ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब 22 ये हैं, 22 ये, टोटल मिलके 44 बने हैं ना। मैंने ए को 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, ये एक टाइप के ऑटोसोम है, ये उनकी कॉपीज हैं, तो टोटल 44 बन गए। तो हमारे पास पूरा का पूरा एक कॉम्प्लीमेंट 22 का पूरा एक सेट और आके हमारे साथ जुड़ गया। कितने हो गए हम, ए से हम ट्रिपल ए हो गए। हम में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स के अंदर और चीज़ों के अंदर, जैसे वीट को हम पढ़ेंगे, वीट टेट्राप्लॉइड भी होता है, वीट ट्राइप्लॉइड भी होता है। कहने का मतलब समझाऊँ इसको और इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, सपोज करो ये हो क्या रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म है 2n, ठीक है, यूप्लॉइडी क्या होती है बेटा, हमने उसमें पूरा एक कंप्लीट सेट ऐड करा दिया, एक कंप्लीट सेट जब ऐड कराया उस ऑर्गेनिज्म को हमने डिप्लॉइड से सीधा ही क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2n में कोई इक्का दुक्का या तो ऐड हो रहा है या उसमें से डिलीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा एक सेट हैप्लॉइड सेट आके या तो जुड़ रहा है इसके साथ या इसमें से माइनस हो रहा है। अगर जुड़ रहा है 3n बन गया, इसमें फिर अगर जुड़ रहा है ये 4n टेट्राप्लॉइड हो गया, इसमें और जुड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा सेट ऐड होता है जीनोम का। यहाँ पे सिर्फ इक्का दुक्का क्रोमोसोम, या इक्का दुक्का क्रोमोसोम नहीं, जो सारे क्रोमोसोम है उनका पूरा का पूरा कंप्लीट सेट। तो लिख लें इसकी डेफिनेशन, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटा, कंप्लीट सेट ऑफ chromosomes is being added or deleted। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर ऐड हुआ है तो वो चीज़ क्या बन जाएगी, पॉलीप्लॉइड, क्योंकि प्लॉइडी का मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, उसमें कितना हैप्लॉइड सेट है। प्लॉइडी हम कैसे हैं, वी आर डिप्लॉइड, तो हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से। अगर हम 2n का मतलब समझते हो, हम में हर टाइप के 2-2 क्रोमोसोम है। अगर हमारी बॉडी में हर टाइप के 3-3 क्रोमोसोम होते हैं, अगर ट्रिपलेट होता पेयर की बजाय, मतलब 2-2 क्रोमोसोम की बजाय अगर हमारी बॉडी में हर एक टाइप के 3-3 क्रोमोसोम होते, तो हम अपने आप को कैसे लिखते, हम क्या होते, 3n। हम होते क्या होते, हम लोग अभी डिप्लॉइड हैं, फिर हम क्या होते, ट्रिप्लॉइड। अगर हमें हर टाइप के 4-4 क्रोमोसोम होते तो हम होते टेट्राप्लॉइड। तो ये प्लॉइडी बढ़ती जा रही है। तो अगर ऐड हो रहा है, इफ वन सेट इज एडिड, नॉर्मली सपोज कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेट ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, क्या बन जाएगा बेटा, वो ट्रिप्लॉइड। ठीक है, इफ 2 सेट्स आर एडिड तो वो क्या बन जाएगा, 2n + n + n, वो क्या बन जाएगा, 4n। वो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, टेट्राप्लॉइड। सिमिलर अगर 3 सेट ऐड कर देंगे वो बन जाएगा पेंटाप्लॉइड। सिमिलरली अगर हम मैनी सेट ऐड कर देंगे तो वो ऑर्गेनिज्म क्या बन जाएगा, पॉलीप्लॉइड। तो यूप्लॉइडी में हमने एक टाइप तो पढ़ी पॉलीप्लॉइडी, कि जब सेट पूरा का पूरा ऐड हो रहा है, कोई भी चीज़ डिप्लॉइड से ट्रिप्लॉइड बन रही है, टेट्राप्लॉइड बन रही है, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, या सिमिलरली इतना कुछ बोलने से अच्छा बोल दो कोई भी चीज़ अगर उसमें पॉलीप्लॉइडी आ रही है तो वो क्या हो रहा है, उसमें मतलब पूरा एक सेट ऐड हुआ है, तो वो है यूप्लॉइडी। तो मैम आपने तो एक ही एस्पेक्ट बताया है एडिशन का, व्हाट अबाउट डिलीशन। तो अगर डिलीट भी होगा ना तो पूरा एक सेट डिलीट होगा। जैसे कोई चीज़ सपोज करो 2n थी, उसमें से एक सेट हमने माइनस कर दिया तो वो चीज़ क्या रह गई, ओनली n। मतलब कोई चीज़ डिप्लॉइड थी तो वो हैप्लॉइड रह गई, हैप्लॉइड से वो नहीं, हैप्लॉइड वो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। हैप्लॉइड तो करते हैं ना, गैमीट्स भी होते हैं हैप्लॉइड, जितने भी गैमीटोफाइट होते हैं वो भी होते हैं हैप्लॉइड। तो जब भी क्रोमोसोम नंबर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके थे, ये थे इंक्रीज के, अगर एडिशन हो रहा था, एडिशन। और अगर हो रहा है डिलीशन, अगर एक कंप्लीट सेट डिलीट हो रहा है, डिलीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में क्या आ रही है, हैप्लॉइडी आ रही है। जैसे 3n में से एक सेट कम कर दो, जैसे अब हम हैं, हम में कितने हैं बेटा, 2n = 46 क्रोमोसोम।
मैंने इसमें से क्या किया, एक सेट, हमारा एक हैप्लॉइड सेट कितने क्रोमोसोम का है, 23 का है ना, मैंने इसमें से -n कर दिया, मतलब -23 क्रोमोसोम कर दिए। 2n इज इक्वल टू 46, n इज इक्वल टू 23 होता है ना हमारा हैप्लॉइड नंबर, वो हैप्लॉइड नंबर मैंने माइनस कर दिया, हम कितने रह गए, हम हो गए 23, हम क्या हो गए, हैप्लॉइड। तो पूरा का पूरा सेट का सेट निकलेगा, जैसे ड्रोसोफिला में था, ड्रोसोफिला का क्या था बेटा, 2n इज इक्वल टू 8। तो अगर इसके अंदर एक सेट मैं ऐड करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 8 के अंदर 8 + 4 कितना हो जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेट कितना हुआ, n इज इक्वल टू 4 ही तो हुआ ड्रोसोफिला का। तो एक सेट ऐड करने से टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, और हम इसको क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, 3n। ऐसे ही हो जाएगा 4n 5n। एनिमल्स में यूजुअली हम नहीं करते, मैं बार बार कह रही हूँ, क्रॉप्स के अंदर इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, पॉलीप्लॉइडी का, ठीक है। किसी को हेक्साप्लॉइड वीट बना रहे हैं, किसी को टेट्राप्लॉइड बना रहे हैं, ये सब थोड़े से एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे। तो यूप्लॉइडी का मतलब समझ में आ गया, कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज बीइंग एडिड और डिलीटेड। लेकिन यहाँ पे कोई एक या दो क्रोमोसोम ऐड या डिलीट होगा, तो ये अगर ऐड हो रहा है तो हाइपरप्लॉइडी, डिलीट हो रहा है, कम हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी। चलो इसको 1 बाय 1 हम लोग डिटेल में ले लेते हैं। तो हाइपरप्लॉइडी का मतलब क्या है, इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, हाइपरप्लॉइडी। अब सपोज कीजिए बेटा ये एक सेल है, इसके अंदर हमारे पास ये है क्रोमोसोम, ये कोई डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, ये लो, ये क्या है, एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो क्या हुआ, ये वैसे किसका बन गया, 2n इज इक्वल टू 8। हर एक टाइप के 1 2 1 2 1 2, मतलब ये हर एक टाइप के क्या है, 2 क्रोमोसोम हैं। तो ये टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर। तो 2n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। चलो ये मैंने एक सेल लिया है जिसका क्या है, क्रोमोसोम टोटल कितने हैं इसके पास, 8 हैं, पेयर कितने हैं, 4। मतलब हर टाइप का क्रोमोसोम कैसा है, ये 1 है, तो इसी की टाइप का एक और है 1 ये 2 है, तो ये इसका पेयर है 2 ये 3 है, ये 3 ये 4 है, तो ये 4 मतलब हर एक टाइप के क्या हैं, 2 क्रोमोसोम है। दैट मीन्स दिस ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉइड। अब मैंने क्या कहा, हाइपरप्लॉइडी समझानी है आपको। हाइपरप्लॉइडी में क्या है, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन सेकंड पेयर, एक क्रोमोसोम ऐड हो गया इन दी सेकंड पेयर। ये देखो सिचुएशन हो गई अब ये, दिस वॉज द सेल, 1 एज इट इज है, 3 भी एज इट इज है, 4 भी एज इट इज है, 2 ऐसा था बेटा। लेकिन 2 में क्या हो गया, एक और क्रोमोसोम कहीं से ऐड हो गया, तो इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, इसमें भी 2 क्रोमोसोम है, और 2 यहाँ वाले 2 तो हैं ही, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2n। पर सेकंड पेयर में क्या हो गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल जो हमारा जीनोम है डिप्लॉइड, उसमें एक क्रोमोसोम फालतू आ गया, एक ऐड हो गया। तो इस कंडीशन को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइजोमी। क्या बोलेंगे, ट्राइजोमी। और ये ट्राइजोमी क्या कॉज करती है, बहुत सारी डिजीज, बताऊं कौन कौन सी। सबसे पहली डिजीज का नेम लिख लो बेटा, डाउन्स सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं इनकी वजह से। डाउन सिंड्रोम क्या है, ये किसकी वजह से होता है, ट्राइजोमी इन क्रोमोसोम नंबर 21। जो हमारे 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम है ना, हमारे जीनोम के अंदर सारे क्रोमोसोम 2 हैं, पर 21 वाला क्रोमोसोम में 2 की बजाय 3 हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो क्या हो गई, 21st पेयर की ट्राइजोमी होगी। जब ऐसा कभी होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है मैम ये सिंड्रोम, अभी इनको डिटेल में पढ़ना है तो हम इनको अभी नहीं लेंगे, सिर्फ इनके रीजंस याद कर लेंगे। एक होता है बेटा टाउस सिंड्रोम, टाउस सिंड्रोम, ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये भी ट्राइजोमी की वजह से होता है, इन क्रोमोसोम नंबर 13। एक होता है बेटा एडवर्ड्स सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ये भी ट्राइजोमी की वजह से होता है, ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 18 के अंदर। और एक होता है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम,
ये भी ट्राइजोमी की वजह से होता है, लेकिन ये सारी की सारी ट्राइजोमी कौन सी थी? ऑटोजोम्स में थी। ऑटोजोम समझते हो ना, 22 जो स्टार्टिंग के पेयर हैं उनको हम ऑटोजोम बोलते हैं, उनमें ट्राइजोमी थी। लेकिन ये जो क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम है बेटा, या क्लाइनफेल्टर्स, क्लेनी नहीं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, वो किसकी वजह से हो रहा है? ट्राइजोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम। और किसका? एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 22 प्लस XY लिखते हैं ना हम मेल को, ऐसे ही लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है? सॉरी 22 थोड़ी 22 नहीं, क्या हुआ भाई? 22 नहीं लिखेंगे बेटा, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो आई विल राइट डाउन, आई शुड राइट डाउन 44 प्लस XY लिखते हैं ना। लेकिन अगर ये एक एक्स और एक्स्ट्रा आ जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो सेक्स क्रोमोजोम इस पेयर में भी दो ही थे, एक एक्स था एक वाई था, लेकिन यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया, तो इस पेयर के अंदर क्या हो गई? ट्राइजोमी। तो इसकी वजह से इतने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो गए। ठीक है, तो ये हुआ ट्राइजोमी से। अब एक और होता है, अगर इसी सिचुएशन में बेटा यही सिचुएशन हो, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे भी क्रोमोजोम, यहाँ पे तो ऐड हो गया एक क्रोमोजोम, सपोज करो ये वाला जो फोर्थ पेयर था यहाँ पे भी एक क्रोमोजोम ऐड हो जाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो जीनोम कैसा बन जाएगा बेटा? 2n+1 इसकी वजह से, और एक और क्रोमोजोम फोर्थ पेयर में भी ऐड हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज डबल ट्राइजोमी। क्या बोलेंगे इसको? डबल ट्राइजोमी। गॉट इट? और अगर 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 यहाँ पे पूरा का पूरा 4 ही हो जाए, यहाँ पे एक एक नहीं ऐड हो रहा मैम, इस पेयर में 2 ऐड हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा टेट्राजोमी। उसको लिखने का क्या तरीका है? तो एक केस तो हो गया ट्राइजोमी, एक होगी डबल ट्राइजोमी, और एक होती है बेटा सी, दैट इज टेट्राजोमी। पहले बना लेते हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं सारे डिसऑर्डर? ट्राइजोमी की वजह से। अब डबल ट्राइजोमी में क्या होगा? देखो, फर्स्ट पेयर ओके है, थर्ड पेयर ओके है, फोर्थ पेयर ओके है, लेकिन सेकंड के अंदर क्या हो गया बेटा? यहाँ पे ये पेयर तो है, इसके अंदर 2 क्रोमोजोम आके ऐड हो गए। अभी तो मैं एक एक करके दिखा रही थी, यहाँ पे भी 1 क्रोमोजोम ऐड हुआ है, यहाँ पे भी एक एक करके, एक इस पेयर में एक इस पेयर में, तो मैं अलग अलग लिख रही थी। लेकिन अगर एक ही पेयर में 2 क्रोमोजोम ऐड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दिस कंडीशन इज नोन एज टेट्रासोमी। वो टेट्रासोमी को हम कैसे लिखेंगे? 2n+1+1 नहीं लिखेंगे, एक ही पेयर में 2 ऐड हो रहे हैं, तो 2n+2। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया बेटा हाइपरप्लॉइडी। क्या हो रहा है इसके अंदर? अल्टीमेटली देयर इज गेन ऑफ क्रोमोजोम्स। क्या हो रहा है? क्रोमोजोम गेन हो रहे हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, इसमें भी 2। इसमें 2 किस तरह से? एक ही पेयर के अंदर 2 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे एक पेयर के अंदर एक ऐड हुआ, फिर किसी और पेयर के अंदर एक एक्स्ट्रा हो गया, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी गेन ऑफ द क्रोमोजोम। लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है, देखो उससे कितने सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो दिस वाज दी हाइपरप्लॉइडी। अब आ जाइए आप हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या है? डिक्रीज इन क्रोमोजोम नंबर, मतलब देयर विल बी लॉस ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम विल बी लॉस्ट। अब वही कर लेते हैं, ये है हमारे पास एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर ये रहा एक पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर, 2n इज इक्वल टू 8। सपोज करो इसके सेकंड पेयर में से एक क्रोमोजोम माइनस हो गया, 1 क्रोमोजोम is deleted from third pair। ये है फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर, दिस इज फोर्थ पेयर। हर एक पेयर में एक जैसे 2-2 हैं, तो थर्ड पेयर में से एक क्रोमोजोम डिलीट हो गया, कम हो गया। चलो कैसी सिचुएशन होगी? फर्स्ट वाला डैम ओके, सेकंड गुड, फोर्थ गुड, थर्ड में क्या हो गया भाई? यहाँ से एक गायब हो गया, यहाँ पे पहले एक प्रेजेंट था, अब उसको हम ये लो डॉटेड, गायब हो गया, उड़ गया यहाँ से, किसी वजह से निकल गया। किस वजह से ऐड या डिलीट हो रहे हैं वो भी अभी वजह मैं बताऊंगी आपको।
तो इस कंडीशन में अब ये जीनोम कैसा रह गया, ये जीनोम कैसा रह गया बेटा 2n-1, इसमें एक क्रोमोसोम कम है। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस कंडीशन इज नोन एज मोनोजोमी। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोजोमी। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, मोनोजोमी की वजह से होता है हमारे पास टर्नर सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या होता है, टर्नर्स सिंड्रोम। कैसे, मोनोजोमी इन सेक्स क्रोमोसोम। कैसे, हम अपने आप को लिखते हैं ना 44 + X, यहाँ पे मिसिंग, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, टर्नर सिंड्रोम। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y मिसिंग है, तो क्या हो गया, उसकी जगह 0 लगा देंगे जब कोई मिसिंग हो। तो मिसिंग का मतलब क्या है, पेयर में से एक क्रोमोसोम मिसिंग है, तो 2n-1 वाली कंडीशन आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोजोमी। तो दिस इज 1। एक और कंडीशन आ सकती है बेटा, इसके अलावा सपोज करो फर्स्ट पेयर में से भी एक क्रोमोसोम कम हो जाए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, ये था डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो इसमें इस फर्स्ट वाले में से भी एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, सेकंड वाला ओके है, फोर्थ वाला ओके है, और थर्ड पेयर में से भी एक डिलीट हो गया। तो इस कंडीशन को आप कैसे लिखोगे, इसको हम लिखते हैं 2n-1-1। इसको हम क्या बोलेंगे, डबल मोनोजोमी। इस कंडीशन को क्या लिखेंगे बेटा, डबल मोनोजोमी। ए, दिस इज बी। एक और सिचुएशन हो सकती है, अलग अलग इधर से नहीं, एक ही पेयर का दोनों, पूरा का पूरा पेयर ही किसी तरह डिलीट हो गया। दिस इज द ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट पेयर कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, फोर्थ कंप्लीट है, सेकंड पेयर ही गायब है। ये लो, ये डॉटेड का मतलब है कि कभी यहाँ हुआ करता था लेकिन अब वो लॉस्ट है, वो डिलीट हो गया, सेकंड पेयर हैज़ बीन डिलीटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखोगे, 2n इकट्ठा लिख दोगे, पूरा का पूरा पेयर हुआ है तो -2। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस कंडीशन इज नोन एज नलीजोमी। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे, नलीजोमिक्स, इनको मोनोजोमिक्स, इस तरह से इनको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज डबल मोनोजोमिक। तो मोनोजोमी, डबल मोनोजोमी एंड नलीजोमी, अगर पूरा का पूरा पेयर इज डिलीटेड। यहां पे क्या होगा, ओनली 1 क्रोमोसोम इज डिलीटेड। यहां पे 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर इज डिलीटेड। अरे ईच की बजाय क्या लिखते हैं ना, किसी भी दो में से, है ना, मतलब ईच ऑफ 2 में से अलग अलग डिलीट हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डबल मोनोजोमी। तो एन्यूप्लॉइडी खत्म हो गई। अब पहले ये बताओ आपको, जीनोमेटिक म्यूटेशंस क्लियर होगी। जीनोमेटिक म्यूटेशन हमारी फर्स्ट टाइप की म्यूटेशन थी, जो किसकी वजह से हो रही थी, न्यूमेरिकल चेंजेस। न्यूमेरिकल चेंजेस का मतलब या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ेगा या क्रोमोसोम का नंबर घटेगा। अब वो किस तरह से घट बढ़ सकता है, एक एक दो दो करके भी क्रोमोसोम नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक पूरा सेट का सेट, जैसे 2n में एक और हैप्लॉइड सेट घुसा दिया हमने, 3n बना दिया, 3n में एक और हैप्लॉइड सेट घुसा दिया, 4n बन गया। या उसमें से कम करना शुरू हो जाओ, एक एक कम करना शुरू हो जाओगे तो वो हैप्लॉइडी होनी शुरू हो जाएगी उसके अंदर। गॉट इट। तो ये थी यूप्लॉइडी जिसमें पूरा सेट ऐड या डिलीट होता है, ये थी एन्यूप्लॉइडी जिसमें एक या दो या 3 क्रोमोसोम ऐड या डिलीट होंगे। तो ये 2 टाइप की थी, अगर गेन हो रहा है तो हाइपरप्लॉइडी, लॉस हो रहा है तो हाइपोप्लॉइडी। अब ये गेन और लॉस की जो हम गेम बता रहे हैं, ये होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द कॉज ऑफ जीनोमेटिक म्यूटेशन। एंड बेटा जो कॉज है जीनोमेटिक म्यूटेशन का, उसका नेम है, दैट फिनोमिना इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन। क्या रीज़न है इसका, नॉन डिसजंक्शन। जानते हो ना आप इस चीज़ को, नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। देखो जिसको नहीं पता, ये बेटा हमारा सेल है, इसमें सारे के सारे क्रोमोसोम कैसे पड़े हुए हैं, पेयर में, और मेटाफेज पे, एट मेटाफेज
सारे के सारे क्रोमोसोम अपने आप को कहाँ अलाइन कर लेते हैं, कहाँ अलाइन कर लेते हैं बेटा, एट दी इक्वेटोरियल प्लेट। ये लो, ये एक क्रोमोसोम पेयर है, ये दूसरा क्रोमोसोम पेयर है, ये तीसरा क्रोमोसोम पेयर है, ये फोर्थ क्रोमोसोम पेयर है। ये 4 क्रोमोसोम पेयर है, ये अपने आप को कहाँ अलाइन कर लेते हैं, अलोंग दी मेटाफिजिक प्लेट। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, वही चीज़ मैं बता रही हूँ। मैं सेल डिवीजन नहीं पढ़ाना शुरू करूँगी यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट अपने खुद क्लियर करो क्योंकि ये 11th का सिलेबस है। उसके बाद मेटाफेज के बाद बेटा कौन सी स्टेज आती है, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, अब स्पिंडल तो यहाँ बन ही चुका है, ये लो स्पिंडल तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब एनाफेज में क्या होता है, दीज क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड दी ऑपोजिट पोल्स एट एनाफेज। एनाफेज में क्या करते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, ये क्रोमोसोम अब क्या करेंगे, ये इधर मूव करेगा, ये वाला क्रोमोसोम इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव, सारे इधर इधर मूव कर गए। तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास नेक्स्ट, ये क्रोमोसोम यहाँ पहुँच चुका है, ये क्रोमोसोम यहाँ पहुँच चुका है, ये क्रोमोसोम भी यहाँ पहुँच चुका है। लेकिन ये जो थर्ड पेयर था ना, इसने गद्दारी कर दी। ये क्या हुए, ये सेपरेट ही नहीं हुए। ये एक क्रोमोसोम को इधर जाना था, एक को इधर आना था, लेकिन ये दोनों एक ही साइड चल पड़े। ये दोनों के दोनों कहाँ मूव कर गए, ऊपर की साइड मूव कर गए, नीचे की साइड कोई आया ही नहीं। या तो दोनों एक साइड इधर चले जाएंगे या दोनों एक साइड उधर चले जाएंगे। अब सपोज करो ये जो थर्ड पेयर है, ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या बन गई, ये बन गई डॉटर सेल। पता है ना, ये सारा सेल डिवीजन में ऐसे ही होता है। और यहाँ पे कितने क्रोमोसोम गए, 1 2 3 4 जाने चाहिए थे, कितने पहुँचे, 1 2 एंड 3। इनसे भी क्या बन गई बेटा, एक डॉटर सेल बन गई। अब ये 2 डॉटर सेल बन गई ना, इस डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं बताओ, कितने होने चाहिए थे, 4, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है। इसके पास भी कितने होने चाहिए थे, 4, लेकिन इसके पास एक कम हो गया, क्योंकि वो नॉन डिसजंक्शन, इनका डिसजंक्शन होता है। एनाफेज में इट इज़ मैंडेटरी कि ये जो 2 क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं, क्रोमेटिड्स हैं, वो सेपरेट होती हैं। और पेयर, जब पेयर होता है, मियोसिस 1 होती है, तो पेयर का पेयर, जो 2 पेयर हैं वो आपस में क्या होते हैं, सेग्रीगेट, सेपरेट होते हैं। एक पेयर इधर जाता है, पेयर का एक क्रोमोसोम ऊपर की पोल पे गया, एक नीचे की तरफ गया। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोमल पेयर सेपरेट ना हो ड्यूरिंग एनाफेज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। तो क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ द क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज, इसको हम बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम एक ही साइड चले गए, तो एक साइड पे ज़्यादा क्रोमोसोम हो गए, एक साइड पे कम क्रोमोसोम रह गए। यूजुअली इस तरह की म्यूटेशंस सेल्स के अंदर होती रहती हैं। तो समझ में आया, ये एक कम और एक ज़्यादा कैसे हो जाता है। या कई बार 2, सपोज करो 2 पेयर जो थे ये सेपरेट नहीं हुए, तो 2 क्रोमोसोम्स की कमी हो जाएगी, 2n-1 -1, वो जो कंडीशंस हम ले रहे थे ना, मोनोजोमी की, ट्राइजोमी की, नलीजोमी की, ये सारा इन वजहों से होता है। तो एनाफेज के टाइम पे अगर सेपरेट ना हो पाए, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस हाइपरप्लॉइडी एंड हाइपोप्लॉइडी। और ये जो हमारे पास पॉलीप्लॉइडी होती है ना बेटा, दैट कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूजिंग, एक सबसे अच्छा इसके लिए तरीका बताती हूँ, बहुत हिट जो चीज़ है, एक हमारे पास एल्केलॉइड होता है जिसका नेम होता है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन से भी हम क्या करवा सकते हैं, स्पिंडल ही नहीं बनने देती। क्रोमोसोम नंबर अगर उसकी कॉपीज डबल हुई हैं, तो कोल्चिसिन जब स्पिंडल ही नहीं बनने देगी, सारी प्रिपरेशन होगी, एस फेज आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन स्पिंडल ही नहीं बना, तो क्रोमोसोम सेपरेट ही नहीं होंगे। सेपरेट ही नहीं होंगे तो उनका तो नंबर डबल अप हुआ पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीनोम डबल हो गया, मतलब उसमें क्या आ गई, पॉलीप्लॉइडी। तो कोल्चिसिन इस तरह का ये एक एल्केलॉइड है जिससे हम क्या करवा सकते हैं, वी कैन इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। कोल्चिसिन कैन इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी।
और ये प्लांट से हमारे पास एल्केलॉइड जो है हमें मिलता है। ठीक है जी, तो हमारी बेटा एक तरह की जीनोमेटिक म्यूटेशंस, एक टाइप की जो म्यूटेशन थी फर्स्ट जीनोमेटिक म्यूटेशन, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इन द इनकमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस द क्रोमोसोमल एज वेल एज द जेनेटिक म्यूटेशंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।